हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट फर्स्ट है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति, विस्तार, विशेष क्षेत्र और विधियाँ। तो इसका पहला पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में तुलना करने के तरीकों को हम तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। यानी किसी एक राजनीतिक व्यवस्था का अगर दूसरे राजनीतिक व्यवस्थाओं से हम तुलना करते हैं तो इन्हीं पद्धति को हम तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, इसी प्रकार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था की आपस में तुलना करना होता है। यानी तुलनात्मक राजनीति में एक ये भी होता है कि अलग अलग देशों का जो शासन व्यवस्था है उनका आपस में तुलना करना होता है। एक राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने के तरीकों को तुलनात्मक पद्धति कहते हैं और दूसरा ये है कि राजनीतिक तौर तरीकों को भी हम तुलना करते हैं विभिन्न देशों से, तो इस पद्धति को भी हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। और इसके अंतर्गत विभिन्न आवश्यकताओं, अध्ययनकर्ताओं, राज्यों के कार्य, राज्यों के संगठन, राज्य की नीति, उसके अंतर्गत संस्थाओं और राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह आदि का भी अध्ययन करते हैं। यानी जो भी अध्ययनकर्ता होते हैं वो अलग अलग राज्यों में संगठन कैसा है उनका, उनके कार्य करने की नीति कैसे, तरीके कैसे है, उसके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं आती है और कैसे राजनीतिक दल हैं और दबाव समूह जो जातीय संगठन होते हैं उनको कहा जाता है नॉर्मली। तो इस तरह की चीज़ों का भी वो अध्ययन करते हैं। उसके बाद है तुलनात्मक राजनीति के बल आधुनिक युग के देन नहीं है बल्कि इसका अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास है। मतलब तुलनात्मक राजनीति आज का नहीं है, ये आधुनिक समय से ही आधुनिक युग का देन है और इसका एक अपना इतिहास रहा है। और तुलनात्मक राजनीति के विकास की गाथा विद्वान अरस्तु से प्रारंभ होती है। मतलब तुलनात्मक राजनीति का जो विकास है वो बहुत बड़े विद्वान हैं अरस्तु, उनके शासन से प्रारंभ होता है। अरस्तु ने सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, उसके बाद राज्य संबंधी सिद्धांतों की नींव रखी। अरस्तु ने 158 देशों के संविधान जो थे उनका तुलना किया, उसके बाद जो राज्यों के सिद्धांत हैं वो उनके नींव रखती है। अरस्तु के बाद अनेकों ने सोचा कि कौन सी शासन व्यवस्था किस समाज के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। उसके बाद अरस्तु के बाद बहुत सारे ऐसे विचारक आए और उन्होंने तुलना किया कि कौन सा शासन व्यवस्था जो है समाज के लिए बेहतर साबित हो सकती है। उसकी इस बात में तुलनात्मक शब्द का समावेश हो जाता है। मतलब इसकी जो तुलना करते हैं उसकी इस बात में तुलनात्मक शब्द का जो है एक समावेश हो जाता है। अरस्तु के बाद में कियावेली, मोंटेक्यू, मार्क्स आदि विद्वानों ने तुलनात्मक विश्लेषण का विकास करके तुलनात्मक राजनीति का एक विकास किया था। मतलब उसके बाद अरस्तु के बाद जो था वो कियावेली, मोंटेक्यू, मार्क्स ने आदि विद्वानों ने भी तुलनात्मक विश्लेषण किया था राजनीति का। अरस्तु से लेकर वर्तमान अवस्था तक तुलनात्मक राजनीति के विकास का अध्ययन निम्न प्रकार से किया था। मतलब अरस्तु से लेकर वर्तमान में जितने भी तुलनात्मक राजनीति हुए हैं उसका विकास का जो अध्ययन है वो अलग अलग प्रकार से किया गया है। तो उसका पहला द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट है इसका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका तुलनात्मक राजनीति के वर्तमान समय में स्थिति जो है वो। उसके बाद अगला पॉइंट है इनका तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, विषय क्षेत्र। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अवधारणाओं या इसके संकेतों के बीच कार्यात्मक तुल्यता को निर्दिष्ट करता है। यह पहलू दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। मतलब तुलनात्मक राजनीति का जो प्रकृति और विषय क्षेत्र है वो पहलू और अवधारणा और उसके संकेतों के बीच एक कार्यात्मक तुल्यता को निर्दिष्ट करता दिखाता है। और यह पहलू दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। पहला विचार है यह है कि विभिन्न संरचना समान कार्य कर सकती है और दूसरा यह है कि एक ही संरचना कई अलग अलग कार्य कर सकती है। कार्यात्मक तुल्यता के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि बजाय संस्थागत समानताओं के देखने के लिए कोई भी
राजनीति के भीतर और बाहर विभिन्न संस्थाओं द्वारा निष्पादित भूमिकाओं और कार्यों का विश्लेषण किया जा सकता है। मतलब कार्यात्मक तुल्यता के रूप में जो तर्क दिया जाता है पक्ष में कि संस्थागत समानताओं को देखने के लिए कोई राजनीति के भीतर या बाहर संस्थाओं का निष्पादित भूमिकाओं और कार्यों का कोई विश्लेषण किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। डेनिमल केरेमानी का तर्क है कि राष्ट्रीय प्रणालियां मुख्य मुद्दे हैं जिनकी तुलना विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में की जाती है। डेनिमल केरेमानी का तर्क था कि राष्ट्रीय प्रणाली जो होता है वो एक प्रमुख मुद्दा होता है जिसकी तुलना विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप से की जाती है। हालांकि यही मुद्दे नहीं है जिनका तुलनात्मक राजनीति द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है। केवल यही नहीं है, बाकी और भी सारे राजनीतिक है जिसका राजनीतिक तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तुलनात्मक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक प्रणालियों का विश्लेषण कर सकता है, जैसे भारत के राज्य या क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय जैसे संगठनों। उसका पहला पॉइंट है वे क्षेत्र जैसे एक से अधिक देशों से मिलकर बने हो, जैसे कि पश्चिम एशिया। दूसरा ये है साम्राज्य की राजनीतिक प्रणालियाँ जैसे रोमन, ऑटोमन, मुगल आदि। और तीसरा है इसका अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों जैसे सार्क, EU इत्यादि। उसके बाद अगला पॉइंट है डी राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकारों जैसे कि लोकतांत्रिक बनाम सर्वसत्तावादी। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों में से एक तत्वों की तुलना भी की जा सकती है, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्थाओं, चुनावी संस्थाओं, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, नीतियाँ आदि की तुलना की जाती है। मतलब तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में तत्वों, उसके अध्यापकों की तुलना भी की जा सकती है, और जैसे राजनीतिक व्यवस्था हो सकता है, चुनावी संस्था हो सकता है, और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, नीतियाँ इत्यादि की तुलना भी की जा सकती है। तुलनात्मक राजनीति के विषय में 3 परंपराएं हैं। ये पहला है एक ही प्रकार के देशों के अध्ययन की ओर प्रस्तुत, दूसरा है कार्य पद्धति, तीसरा है विश्लेषणात्मक। अब प्रथम परंपरा तुलनात्मक राजनीति की परंपरा समान एक ही प्रकार के देशों के अध्ययन की ओर प्रवृत्त कराता है। यह अमेरिका तुलनाकारों का अनुसरण करता है। मतलब तुलनात्मक राजनीति की परंपरा जो है एक समान ही है, लेकिन एक ही प्रकार के देशों का अध्ययन की ओर एक प्रवृत्त करता है। अमेरिका के तुलनाकारों का अनुसरण करता है, अमेरिका का भी तुलना जो होता है उनका भी अनुसरण करता है। यह परंपरा एंग्लो सैक्सन प्रभुत्व को दर्शाता है और अक्सर देशों को पृथक के रूप में देखती है, पृथक मतलब अलग अलग देश के रूप में देखती है, और बिना वास्तव तुलना में सम्मिलित हुए किसी एक विषय की विस्तृत देने तक सीमित है। मतलब किसी वास्तव में तुलना किए हुए किसी सम्मिलित विषय के बारे में विस्तृत देने तक सीमित है। इस परंपरा का मुख्य योगदान रहा है। और दूसरा परंपरा है कार्य पद्धति का। तुलनात्मक राजनीति में अर्थ है तुलना के लिए मानसिक स्थापित करना। तुलनात्मक राजनीति के भीतर की परंपरा में से एक है जो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक परंपरा से अलग है। नियमों और कानूनों के मांगों पर ध्यान केंद्रित करके यह परंपरा देशों या विदेशों के समूह में विश्लेषण के शुरुआती बिंदु प्रदान करता है। मतलब ये दूसरा परंपरा ये है कि कार्य पद्धति का जो तुलना है वो राजनीतिक में अर्थ है कि तुलना के लिए मानसिक स्थिति स्थापित करना, और तुलना राजनीति के भीतर की परंपराओं में से एक है जो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक परंपरा से अलग है। नियमों और कानूनों और मांगों के अध्ययन पर ध्यान पर केंद्रित करता है, और यह परंपरा देश और विदेशों के समूह के विश्लेषण के शुरुआती बिंदु प्रदान करवाता है। तीसरी परंपरा है विश्लेषणात्मक। 2 या 2 से अधिक देशों में
राजनीतिक दलों, शासन के प्रकारों, सामाजिक आंदोलनों की आदि का तुलनात्मक अध्ययन इस परंपरा के अंतर्गत है। मुख्य कार्य देशों और संसाधनों, अभिकर्ताओं और प्रक्रियाओं के बीच अंतर और समानता की पहचान करने और समझने से संबंधित है। यानी विश्लेषण में दो या उससे अधिक देशों के राजनीतिक दल जो है उसका सामाजिक आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन का परंपरा ये है कि मुख्य कार्य देशों और संसाधनों और अभिकर्ताओं की प्रक्रिया के बीच की जो समानता है उसकी पहचान करने से संबंधित है। अब अगला पॉइंट है कि तुलना क्यों, आखिर तुलना क्यों की जाती है। दो या दो से अधिक देशों की चीज़ का तुलना करना मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक गुण है। यानी तुलना करना इंसानी और मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक गुण है। इसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान में तुलना राजनीति की भूमिका विशेष व आवश्यक है। मतलब तुलना करना एक विशेष है और आवश्यक जरूरी भी है। राजनीतिक विज्ञान का तुलनात्मक राजनीति को कहा जाता है जिसकी महत्ता अपने आप में विशेष होती है। मतलब जो तुलना की जाती है राजनीतिक रूप से किसी देशों की तो एक विशेष होती है क्योंकि राजनीतिक और महत्वपूर्ण और हमेशा विकसित होने वाला क्षेत्र होता है। टोड लैंडमैन ने 2008 में तुलना की 4 पद्धतियों को पहचाना है। पहला है संदर्भात्मक विवरण। यह राजनीतिक वैज्ञानिकों को यह जानने की अनुमति देता है कि अंतर्देश में किस तरह के लैंडमैन 2008 यह तुलनात्मक राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य रहा है कि किसी एक देश की या देशों के समूह की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह पहली परंपरा के करीब है और राजनीतिक प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी तुलनावादियों को प्रदान करता है, जबकि कुछ आलोचनावादी कहते हैं कि एकल देश के अध्ययनों को सही रूप से तुलनात्मक नहीं समझा जा सकता। मतलब एक देश को समझ के उस पर जो प्रस्तुत किया जाता है तो उसको तुलनात्मक नहीं समझा जा सकता है और किसी विशेष देश या देशों का समूह अध्ययन करने के लाभ हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के विस्तृत विश्लेषण हमें संसदीय प्रणाली के लाभों और सीमाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। दूसरा वर्गीकरण, इसका तात्पर्य है कि जानकारी को सरल और व्यवस्थित करना ताकि इसे आसानी से देखा जा सके और वर्गीकृत किया जा सके। इसकी वर्गीकरण इन श्रेणियों में समूह की अनुमति देता है जो समान नहीं लेकिन समान स्तर की है। उदाहरण के लिए मान लें कई देशों में संसदीय प्रणाली है और जबकि दूसरे देशों में राष्ट्रपति प्रणाली है। दोनों ही प्रणाली के बहुत अलग अलग नियम हैं, लेकिन दोनों देशों को लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है। इंडिया है, इंडिया में आपको प्रधानमंत्री की प्रणाली है, लेकिन दोनों देश लोकतांत्रिक कंट्री कहलाता है। तीसरा है परिकल्पना परीक्षण। जानकारी का वर्णन और वर्गीकृत करने के बाद अगला तार्किक उन कारणों को समझना है जो बताते हैं कि वर्णित और वर्गीकृत किया गया है। इस पहलू को परिकल्पना परीक्षण कहते हैं। यानी किसी चीज़ों के जानना, उसका वर्णन करना, वर्गीकृत करना, उसका अगला तार्किक कारक को समझना जो बताते हैं कि वर्णित और वर्गीकृत किया गया है। इस पहलू को परिकल्पना परीक्षण कहा जाता है। चौथा और लास्ट है पूर्वानुमान। देशों की तुलना और सामान्यीकरण के आधार पर समान परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मूल तुलना में शामिल नहीं किए गए अन्य देशों से संबंधित परिणामों के लिए मजबूत सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। मतलब बहुत सारी तुलना किए जा सकते हैं, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उसे शामिल नहीं किया जा सकता है। उसके संबंधित परिणाम को और मजबूत बनाया जा सकता है, उसके लिए नए सिद्धांत बनाया जा सकता है। तुलनात्मक पद्धति का अर्थ और विकास क्या था। राजनीतिक शास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग प्राचीन समय से ही होता रहा आया है और यह कोई नई परिघटना नहीं है। इस पद्धति का प्रयोग विभिन्न विद्वानों ने किया है। अरस्तु, मोंटेक्यू, सिसरो, ब्रायस, फाइनर आदि ने किया है। अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था।
उसके बाद मोंटेक्यू ने क्या देखा था, ब्रिटेन और फ्रांस के संविधान की तुलना की और व्यक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लॉर्ड ब्राइस ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए तत्व बनाए थे। फाइनर तुलनात्मक पद्धति को अपनाया था। फाइनर ने भी तुलनात्मक पद्धति को अपनाया था। अरस्तू का तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण का जनक माना है क्योंकि अरस्तू ने ही सबसे पहले 158 देशों के संविधान की तुलना की थी और उसमें सबसे अच्छी और सबसे बुरी शासन प्रणाली पर विचार किए थे। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राजनीतिक अध्ययन पद्धतियों से संबंधित कई उठाए और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया था। कई मुद्दे उठाए और उनका समाधान भी किया था उन्होंने। दूसरा पॉइंट है इसका, अरस्तू ने राजनीतिक शास्त्र को एक अन्य शास्त्रों से अलग कर स्वतंत्र शास्त्र बनाया। इसी कारण अरस्तू के राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अरस्तू ने तुलनात्मक पद्धति का विश्वास किया और उसके द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक पद्धति का विकास किया और उसके द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक पद्धति आज भी तुलनात्मक अध्ययन का आधार माना जाता है। लेकिन आज भी जो तुलना किया जाता है तो उन्हीं के अध्ययन को आधार बनाया जाता है। जैसे कि पहला हितों का ध्यान, दूसरा अस्मिता, तीसरा है संस्थानों पर ध्यान, चौथा है सहमति के पद्धति, समझौते और अंतर के बीच संयुक्त पद्धति, अवशेषों में की पद्धति और सहवर्ती भिन्नताओं की पद्धति। तो ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। हो भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।